मिस्टर केशव झा सर, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, नई दिशा हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मिस आमना जेम्स मैडम भी जुड़ी हुई हैं, आप सोशल वर्कर हैं, नई दिशा हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कार्यक्रम में हमारे आदरणीय रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर जुड़ चुके हैं, तो मैं श्री रवि कुमार सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और हमारे महत्वपूर्ण वक्ताओं का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की हमें अनुमति प्रदान करें। श्री रवि सर। Thank you and good afternoon to you all. Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities, CRC गोरखपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के ई सीरीज वेबिनार 149th श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है हाउ टू गेट UDID कार्ड एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर आधारित है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दिव्यांगजन, हमारे ऑल अदर स्टेक होल्डर्स को इनकी जानकारी के लिए कि हु आर एलिजिबल, हु कैन अप्लाई फॉर द UDID कार्ड, कौन UDID कार्ड के लिए कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं, UDID कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उसके UDID कार्ड क्यों कंपलसरी होता है, क्या UDID कार्ड अभी के समय में कंपलसरी है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसी के ऊपर आज का ये वेबिनार ऑनलाइन के माध्यम से बेस्ड है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ऑन बिहाफ ऑफ CRC गोरखपुर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम आवर डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ NIPBD देहरादून। साथ ही साथ आज इस वेबिनार में इस आज के टॉपिक के बारे में जो भी आज हमारे बीच रिसोर्स पर्सन के रूप में मिस पूर्णिमा एडम मैडम, जो सोशल वर्कर नई दिशा से जुड़ी हुई हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मिस आमला जेम्स मैडम, जो सोशल वर्कर फ्रॉम नई दिशा, एंड मिस्टर केशव झा सर, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम नई दिशा हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे दिव्यांगजन, अदर स्टेक होल्डर इस वेबिनार से लाभान्वित होंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन अपना अनुभव शेयर करेंगे और इससे हमारे ऑल PWDs इससे बेनिफिट्स होंगे। तो मैं ज्यादा एंड साथ ही साथ CRC गोरखपुर के इस वेबिनार के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, को-कोऑर्डिनेटर्स, ऑल CRC टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर अपने PWD को के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी करता रहेगा। सो ज्यादा समय न लेते हुए once again warm welcome to you all, and now I would hand over to Rajesh Yadav to continue with the program. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों से हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं और लगातार आपकी प्रेरणा से हम इस तरह के कार्यक्रमों को CRC गोरखपुर परिवार में आयोजित करने में सफल हो रहे हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे आदरणीय महत्वपूर्ण वक्तागण आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो मैं विलंब न करते हुए सीधे आमंत्रित करूंगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस पूर्णिमा एडम मैडम, आपको मैं आमंत्रित करूंगा। मैडम आप आए और आज के विषय पर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी अभिभावकों और जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। आमंत्रित करूंगा मिस पूर्णिमा एडम मैडम। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू CRC गोरखपुर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया आज और हमें मौका मिला इस बारे में बात करने का, आज वेबिनार कंडक्ट करने का और UDID रिलेटेड जितनी भी हम अवेयरनेस पहुंचा सकें, जहाँ तक पहुंचा सके उतना कम है। सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। मैं केशव जी को बोलूँगी कि आप बिल्कुल स्टार्ट करें वेबिनार। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति लोग हैं, जन हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और राजेश जी का स्वागत करता हूँ और CRC गोरखपुर का स्वागत करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके UDID के बारे में। ये डिजिटल इंडिया के तहत और
एक मुहिम है कि सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जाए और लचीला बनाया जाए, ताकि जो हम सब जितने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी रखते हैं या कोई कागजात, बहुत सारे कागजात को कैरी ना करना पड़े, एक ऐसा कार्ड हो जिसके तहत वो सारे बेनिफिट्स एंड स्कीम्स का लाभ उठा सके एक कोई व्यक्ति। तो जैसा कि पहले भी बताया गया कि आज हम यूडीआईडी के बारे में बात करने वाले हैं कि यूडीआईडी है क्या, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है क्या, इसको कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या हमें छूट और क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में विस्तृत रूप में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं फिर से नई दिशा टीम की ओर से, सीआरसी गोरखपुर और उम्मीद टीम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं नई दिशा रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। नई दिशा रिसोर्स सेंटर, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि रिसोर्स का एक विशाल भंडार है। पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से हम डायरेक्ट माता पिता और देखभालकर्ताओं को जागरूक करने का काम, जोड़ने का काम और सशक्त करने का काम करते आए हैं। बेसिकली हम 3 पिलर की तरह, 3 स्तंभ की तरह एक माता पिता और एक केयर गिवर, देखभालकर्ताओं को जीवनकालीन सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। जब हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं कि जब अगर किसी के यहाँ एक दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है या उन्हें कोई कंडीशन होती है, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि क्या करें, हम समझ में नहीं आता है, हम घबरा जाते हैं कि आखिरकार हम कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, थेरेपी क्या होती है, क्या डिसेबिलिटी कोई बीमारी है नहीं है। तो इस तरह से हमने पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का एक सर्विस डायरेक्टरी डेवलप किया, विकसित किया, जहां मतलब एक फिंगर टिप पे आप अपने शहर में कोई भी थेरेपिस्ट को ढूंढ सकते हैं। जैसे किसी को स्पीच थेरेपी की जरूरत है, वो अपने शहर में स्पीच थेरेपी को ढूंढ सकते हैं, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, जितने भी पुनर्वास के लिए जरूरी वेबसाइट प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, आप उन्हें अपने शहर में अपने घर से ढूंढ सकते हैं। दूसरा ये है नॉलेज हब, ज्ञान का एक विशाल भंडार हमने डेवलप किया है। एक पेरेंट को, एक माता पिता को, एक अभिभावक को या एक देखभालकर्ता को क्या जानना चाहिए, दिव्यांगता के बारे में क्या जानना चाहिए, ऑटिज्म जैसे हम बात करते हैं, बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता की, इसमें एक माता पिता को खुद जानना चाहिए। वो ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो एक माता पिता को क्या जानना चाहिए कि जैसे अगर बच्चे में कुछ उन्हें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं या उन्हें पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज्म है या सेरेब्रल पॉल्सी है या डाउन सिंड्रोम है, तो एक माता पिता के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है, उसके लिए हमने बहुत सारे स्टडी मटेरियल को स्थानीय भाषा में निर्माण किया है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, और निरंतर हम इस और विकसित करते जा रहे हैं ताकि माता पिता खुद से उसे जाने, समझे और ज्यादा सशक्त हो सके। तीसरा सबसे मजबूत कड़ी इस चीज का ये है कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी, हम सभी एक समुदाय में रहते हैं। समुदाय में हमें एकता का एहसास होता है और हमें एक ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो जब हमें पता चलता है कि अपने बच्चे में कि उन्हें कुछ दिव्यांगता की स्थिति है या कुछ ऐसा है, तो हम अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, इसके लिए हमने एक पेरेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का निर्माण किया, जो अलग अलग शहर, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ एक माता पिता अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपनी चिंता शेयर करते हैं, साझा करते हैं, दूसरे माता पिताओं से उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। तो ये जर्नी, ये यात्रा जो है ये आसान हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नई दिशा माता पिताओं के लिए एक जीवनकालीन सहायता प्रदान करने का काम करती है और ये 3 स्तंभ उसे और मजबूत करती है। तो और मैं लास्ट में भी आप सभी को अपना हेल्पलाइन नंबर साझा करूंगा और अभी भी मैं बताना चाहूंगा कि किसी को भी कोई भी प्रश्न हो दिव्यांगता से जुड़ी हुई, चाहे वो उनके कंडीशंस के बारे में हो, थेरेपी के बारे में हो, या खुद पेरेंट को क्या चिंता हो रही है डिसेबिलिटी के बारे में, दिव्यांगता के बारे में, वो हमें डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन जैसे कि फ्लैश हो रहा होगा 8448448996 और हमारा वेबसाइट है www.nai-disha.org। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो और हमने तकनीक की क्षमता को और जो उपयोगिता है उसको समझा और हमने वेबसाइट का निर्माण इसी तहत किया। और नई दिशा विश्वास रखती है सही समय पे सही जानकारी। ये बेहद जरूरी है दिव्यांगता की इस यात्रा में एक माता पिता के लिए कि उन्हें समय पे सही जानकारी मिल सके। के साथ मैं फिर से करना चाहूँगा गौरव
सीरीज के आमंत्रित करके हम अभिभावकों, माता पिता और कार्यकर्ताओं को यूडीआईडी के बारे में जानकार बना सके। और साथ ही मैं उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस कंटेंट को विकसित करने में मदद किया। और इसी के साथ मैं उम्मीद टीम से रूही को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो उम्मीद के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू एंड आप सभी का जुड़ने के लिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जुड़े रहें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी आज मिलेगी यहाँ से यूडीआईडी के बारे में। और समावेश, ये एक बहुत अच्छा पहल है समावेश। जब हम समावेश और इंक्लूजन की बात करते हैं, समावेशिता की बात करते हैं, तो यूडीआईडी एक बहुत ही लचीला पहल है, इनिशिएटिव है भारत सरकार का। थैंक यू सीआरसी गोरखपुर। थैंक यू केशव। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। थैंक यू सो मच केशव। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या अश्विनी मेरी कलीग है मीटिंग में, तो आई थिंक वो इंट्रोडक्शन दे सकती है उम्मीद का। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस अश्विनी। डिफरेंट टॉपिक्स पर जिसमें हम वर्क करते हैं। और चौथा वर्टिकल है एडवोकेसी, जहाँ पर उम्मीद बिलीव करता है पेरेंट्स को सपोर्ट करने का और उनके एडवोकेसी में, राइट बेस्ड एडवोकेसी में सपोर्ट करता है। तो ये 4 क्षेत्र है जहाँ पर उम्मीद काम करता है और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भाग लेता है। थैंक यू। थैंक यू अश्विनी, बहुत अच्छे से आपने बता, केशव जैसे आपने नई दिशा का इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। फाइनली आज हम आते हैं यूडीआईडी पे बात करने, जिसके लिए हम एकत्रित हुए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि कभी कभी हम देखते हैं यूडीआईडी एक नया वर्ड लगता है कि कुछ पेरेंट्स को कि क्या है ये, आखिर क्या मतलब है इसका, क्या फुल फॉर्म है। तो मैं उस बारे में बताना चाहूंगी कि यूडीआईडी इज अ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है जो कि दिव्यांगजन के लिए आईडी कार्ड होता है, जहाँ पे वो आगे के लिए बेनिफिट्स और स्कीम्स के लिए अवेल कर सकते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं जितनी भी योजनाएं हैं। तो उसके लिए ये एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है। जिस तरीके से हमारे पास एक आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से यूडीआईडी कार्ड भी है जो कि इस पे काम करते हैं, ये दिव्यांगजन के लिए, और ये स्पेसिफिक कार्ड होता है। जी आप, और जैसे आपने देखा होगा उसमें, एक मिनट बैक करेंगे हम लोग, उस कार्ड पे जैसे जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो जैसे नाम हो गया, पता हो गया, डिसेबिलिटी टाइप हो गया, ये सब चीजें, और फोटोग्राफ के साथ ये सब चीजें होती हैं यूडीआईडी का। सबसे पहले एक चीज आती है कि हम कौन लोग हैं एलिजिबल, कौन लोग हैं योग्य इस यूडीआईडी कार्ड के लिए। तो इस यूडीआईडी कार्ड के लिए योग्य वो लोग हैं जो कि भारत, जो सिटीजन है भारत के, और उसके साथ ही जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर जितने भी डिसेबिलिटीज आते हैं, उनमें जो जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी के अंडर आते हैं तो डेफिनेटली वो एलिजिबल है, वो योग्य है इसके लिए। जी हम देखना चाहेंगे कि कितनी तरीके के डिसेबिलिटीज हैं। 21 डिसेबिलिटीज के अंडर ब्लाइंडनेस से लेके पार्किंसंस तक 21 डिसेबिलिटी है। इस कैटेगरी के अंडर जो भी दिव्यांगजन आते हैं वो डेफिनेटली यूडीआईडी कार्ड के लिए योग्य हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जी अब मैं बताना चाहूंगी कि हाउ टू अप्लाई फॉर यूडीआईडी। उसके पहले मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम, जहाँ पे हमारा जाके चीजें अवेल करना या फिर हमें जाके करना मुश्किल है, वहां पे वेबसाइट, इस तरीके की जो वेबसाइट्स है, जो स्वावलंबन वेबसाइट है, भारत सरकार की जो मुहिम है, जहाँ पे ये वेबसाइट के जरिए हम अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और हमें घर बैठे ही हमारा यूडीआईडी कार्ड मिल सकता है। उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो इसमें लिखा है कैसे हम अप्लाई करें यूडीआईडी कार्ड। तो ये प्रोसेस है कंप्लीट स्टेप टू स्टेप। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है स्वावलंबन वेबसाइट पे
www.swavlamban.gov.in ये वेबसाइट का नाम है, ये जो भारत सरकार द्वारा दी गई वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके हमें एक लिंक होता है जो होम पेज खुलता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम एक बार होम पेज देख लें कि दिखता कैसा है जब हम इस लिंक पे जाते हैं, तो मतलब क्या होम पेज है। तो ये इस तरीके से दिखता है। जैसे ही हम स्वावलंबन वेबसाइट पे जाते हैं, राइट साइड में एक लिंक है जहां बोलते हैं अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड। ये वो लिंक है जहां पे आप जाके क्लिक करके आगे डिटेल्स भर सकते हैं और एक एक स्टेप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जी, उसके बाद आपने लिंक पे क्लिक किया, वहां पे एक फॉर्म खुलता है जिसमें 4 मेजर सेक्शंस है, खंड है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स पूछते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछते हैं, आइडेंटिटी डिटेल्स पूछते हैं। तो ये 4 जो सब सेक्शंस हैं, वहां पे ये डिटेल्स हम भरते हैं। हम सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ है, हम वो सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछता है अपने अपलोड करिए डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके हम बारे में आगे भी बात करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। इन सब की हमें जो ई कॉपी है, जो एक जो हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, वो हमें चाहिए होते हैं। अगर वो हम रेडी रखते हैं तो ये आसान हो जाता है प्रोसेस हमारे लिए। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, अपलोड किए डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट डिटेल्स करके। वो डिटेल्स जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वैसे ही आपका जो कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप रजिस्टर करते हैं, ये पूरा प्रोसेस करते हैं, तब आप ये प्रोसेस सबमिट करने के बाद एक एनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर जो आप फॉर्म भरते टाइम डालते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगी, जब फॉर्म भरते टाइम आप जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी डालते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से डालें, क्योंकि उसी पे इंफॉर्मेशन आती है। जैसे एनरोलमेंट नंबर हुआ, और हमारे पास एक रिसीट आती है जहाँ पे हॉस्पिटल के नेम हुए, ये सब चीजें उसी पे आती हैं। तो इन सब को भरते टाइम ध्यान से भरें, ताकि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है UDID रिलेटेड, वो आपके पास है और सेफ तरीके से आए। जी, जैसे हमने बताया कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है वो एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें डिटेल्स पूछी हैं, वो आप सही तरीके से भरते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है प्रोसेस, और सबमिट हम आराम से कर सकते हैं। लास्ट स्टेप तक जाने में हमें उतना दिक्कत नहीं होता है। जी, जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। जैसे हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पिक्चर और सिग्नेचर। इन सब के अगर आप आगे देखेंगे तो इन सब के आगे एक फॉर्मेट टाइप लिखा है, और लिखा है कि साइज कितना चाहिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। तो जैसे इसमें लिखा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए 10 to 100 KB तक जो मार्जिन है वो दिया गया है साइज का, और उसी के साथ उसमें फॉर्मेट भी दिया है कि JPJ जिस भी फॉर्मेट में। तो जिस फॉर्मेट में मांगा है और जिस साइज में लिमिट में मांगा है, उसी में हमें रीसाइज करना पड़ता है। तो हमारे पास आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप साइज रीसाइज करके इस ही रेंज में डाल के आप 100 KB के अंडर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आधार कार्ड, उसी तरीके से बाकी चीजें, जो भी रेंज दिया है उस अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाती हैं चीजें, और आप स्टेप वाइज सारे प्रोसेस कर सकते हैं। जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि रजिस्ट्रेशन आपने सारे प्रोसेस कर लिए, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, बट उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या स्टेप्स होते हैं कि कई बार ऐसा होता है, ऐसे कंसर्न्स और क्वेरी आते हैं जहां पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने सबमिट कर दिया बट उसके आगे क्या, मतलब उसके आगे क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। तो असेसमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। जब तक असेसमेंट नहीं होगा आगे चीजें नहीं बढ़ती हैं। तो उसके लिए मैं आज बताना चाहती हूँ। तो जैसे इसमें लिखा है स्टेप्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही मैंने बताया आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैसेज आया आपके नंबर पे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, वहीं पे आप स्वावलंबन वेबसाइट पे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसीट और फॉर्म भी साथ में। तो जो रिसीट डाउनलोड होती है, उस रिसीट में आपके जो आसपास के जो भी हॉस्पिटल है जो कि इस पे काम करते हैं, जो असेसमेंट्स करवाते हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है।
तो जैसे ही आपने सबमिट किया आपके पास एक रिसीट है, रिसीट में सारे जितने भी नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो असेसमेंट करते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है आपके जो सबसे पास पड़ता है आप वहां जाके असेसमेंट करा सकते हैं। हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि पेरेंट्स पहले खुद जाके एक बार हॉस्पिटल देखें कि असेसमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, उसके बाद ही बच्चे को लेके जाएं ताकि उनको पता चले कि प्रोसेस कैसा है और किस तरीके से होता है। तो एक बार असेसमेंट्स हो गए उसके बाद आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो प्रिंट होने के लिए चला जाता है। तो आप वहां जो प्रिंट होने के लिए चला गया एक बारी, तो उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा यूडीआईडी कार्ड पहुंचा कहाँ तक। अब ये ट्रैक करने के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका मैसेज, जो आपका फोन नंबर आपने सबमिट किया उसमें आपको एक एनरोलमेंट नंबर आएगा, तो वो एक एनरोलमेंट नंबर बहुत जरूरी होता है ट्रैक करने के लिए कि हमारा यूडीआईडी कार्ड कहाँ तक पहुंचा। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कहाँ क्या स्टेटस यूडीआईडी कार्ड का और कब तक आपको मिलेगा। तो एक बार यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो गया, वो प्रोसेस हो गया, उसके बाद आप उसकी ई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। जी, आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हुआ हो। अगर कुछ भी है आप एंड में क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। उसके बाद एक जनरल कंसर्न आता है कि हम क्यों अप्लाई करें यूडीआईडी कार्ड के लिए, क्या जरूरी है ये यूडीआईडी कार्ड हमारे लिए। तो यूडीआईडी कार्ड का अप्लाई करने का ये जरूरी ही इसीलिए है क्योंकि एक तो जैसे बताया, केशव जी ने बताया कि एकल कार्ड है, सिंगल कार्ड है जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट, ज्यादा डॉक्यूमेंट ना कैरी करें, एक सिंगल कार्ड से ही हमारा सारा काम हो जाता है। उसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं दिव्यांगजन की, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो चाहिए। उसके साथ ही जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए यूडीआईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं ताकि वो कार्ड मिल जाए और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम आराम से उनका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। जी, उसके बाद हम बात करते हैं कंसेशंस की। उसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जब मेडिकल जो अथॉरिटी है वो भी उस स्टेट की, उस राज्य की भी मिलती है स्वावलंबन वेबसाइट पे। तो जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो वहां पे मेडिकल अथॉरिटी है। जब आप स्वावलंबन वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे जाके वहां पे मेडिकल अथॉरिटी, आप स्टेट वाइज अपने नियरेस्ट जो मेडिकल अथॉरिटी है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे यूडीआईडी कार्ड रिलेटेड। जी, कंसेशंस की बात करते हैं हम। तो कंसेशंस में जैसे इसमें बताया कि कई तरीके के कंसेशंस हैं, स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी भारत सरकार और राज्य सरकार ने दी है, और कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता है कि ये स्कीम्स भी हैं। तो हमारा बहुत बड़ा आज ये इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने पेरेंट्स को अवेयर करवा सकें, उनको जागरूक करा सकें कि किस तरीके के कंसेशंस हैं, कितनी तरीके की चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जैसे इसमें दिखाया कि एजुकेशन है, पढ़ाई स्तर पे किस तरीके की छूट दी गई है, रियायतें दी गई हैं, उस बारे में बात की गई है। फिर निरामया हेल्थ स्कीम है कि कोई हेल्थ स्कीम है जो कि आपकी थेरेपी, आपके सर्जरी, बच्चे के, दिव्यांगजन बच्चे के, सबका कवर करती हैं। उसके साथ ही लीगल गार्डियनशिप के बारे में बात की गई है जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। एडिप स्कीम के बारे में, एड्स एंड अप्लायंसेस के बारे में बात की गई है। ट्रैवल में छूट कितनी है, कितनी रियायतें हैं, कितने परसेंटेज ऑफ छूट है, वो भी मैं उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही आयकर विभाग में क्या छूट है, किस तरीके से रियायतें हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। जी जी, तो एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले तो यही है कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं हम, जहाँ पे बच्चे के लिए एक 6 से 18 साल के बच्चे को बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, वो कंपलसरी अपने नियरेस्ट स्कूल में जा सकते हैं, मतलब अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं वो ले सकते हैं, वो उनके लिए फ्री है। और आरटीई एक्ट के द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें इंक्लूसिव स्कूल्स की भी बात होती है। जो हम बात करते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स होने की, तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर भी है। तो इस तरीके से जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसके अंडर हम हेल्प ले सकते हैं। साथ ही हमें अगर हम अवेयर होंगे कि ऐसी ऑलरेडी स्कीम्स है, तो हम जाके बात कर सकते हैं स्कूल अथॉरिटी को कि हमें ये चीजें रिक्वायरमेंट है और ऐसा स्कीम के अंडर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही 5% जो देखा है इसमें सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं गवर्नमेंट चिल्ड्रन है, जो कि एक एज गैप दिया है, वो भी एक रियायत दी गई है।
साथ ही बोलते हैं कि जब एग्जाम के टाइम पे बच्चे को दिक्कत आती है लिखने में, टाइम पे खत्म करने में, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम और राइटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो राइटर प्रोवाइड करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी ये भी रियायत दी गई है एजुकेशन कंसेशंस में। साथ ही 5% का रिलैक्सेशन है, जितने एनईटी नेट एग्जाम्स और जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन है कट ऑफ मार्क्स में, तो वो भी एक रियायत है। साथ ही जो हम ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं कि ओपन स्कूलिंग में कितना पीरियड है, 5 साल तक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, बच्चा पढ़ सकता है और एग्जाम दे सकता है, तो वो भी एक रेंज है जहाँ पे बच्चा आराम से पढ़ भी सकता है और एग्जाम भी दे सकता है। साथ ही 5 से 7 सब्जेक्ट्स को चुनने की भी उनके पास एक ऑप्शन है, एक रियायत है। तो ये काफी एजुकेशन बेस्ड रियायतें हैं जो देते हैं, जो कि है ऑलरेडी भारत सरकार ने दी है। तो अगर हमें पता होगा तो हम डेफिनेटली हम स्कूल अथॉरिटी में जाके बात कर सकते हैं कि ये चीजें हम अवेल कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जी, उसके बाद मैं निरामया हेल्थ स्कीम के बारे में बात करूंगी। निरामया हेल्थ स्कीम में मेजरली हम यही बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये 1 लाख के अंडर, बेसिकली 1 लाख का जो अमाउंट है वो पर ईयर दिए कवर करता है। इसका कवरेज 1 लाख है। उसके साथ ही इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली वो ये है कि ये जो सीपी, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स एंड साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, इन तीनों को ही कवर करता है। अगर इसके साथ एक के साथ अधिक डायग्नोसिस है वो भी कवर करते हैं, जैसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। पर जो बेसिक 3 है एलिजिबल होने के लिए निरामया स्कीम के लिए, वो सीपी, आईडी और एएसडी डिसऑर्डर्स है, डायग्नोसिस है। और इसके कॉम्बिनेशन में और भी 2 डायग्नोसिस डिसेबिलिटी हो सकते हैं, बट ये 3 होने जरूरी हैं इस स्कीम को अवेल करने के लिए। इसमें चीज है जो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है निरामया स्कीम को आपको अवेल करने के लिए, आपको अप्लाई करने के लिए। और जैसे इसमें लिखा है, अगर आप टेबल देख सकते हैं तो 1 लाख के अंडर हॉस्पिटलाइजेशन में कितना अमाउंट दे रखा है, थेरेपी रिलेटेड जितनी भी प्राइसेस हैं वो कैसे कवर हो सकती है। तो इसमें सारा ब्रेक डाउन दिया है कि किसके अंडर क्या क्या कवर हो सकता है उसके बारे में। जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी निरामया के बारे में कि बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करें, कैसे क्लेम करें। तो उसके लिए नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट है, वहां जाके आप एनरोल करवा सकते हैं। और जैसे ही आप एनरोल कराते हैं तो वहां पे एक हेल्थ कार्ड बनता है, जिसे हम NHS बोलते हैं, हेल्थ कार्ड बनता है। और जैसे ही वो कार्ड बनता है दिव्यांगजन के लिए, उसके बाद वो बिल्स और क्लेम कर सकता है किसी भी बिल के लिए। तो ये जो एक प्रोसेस है नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट में जाके कार्ड बनाने का, ये इम्पोर्टेंट ऐसे कंसर्न सुनते हैं। और अभी कोविड की स्थिति में हमने ये भी देखा, हमने कितने सारे ऐसे मैसेजेस वगैरह देखे जहाँ पे बच्चे के बाद पेरेंट्स की कोविड के कारण डेथ हो गई, नहीं रह पाए, और साथ में बच्चे का कोई ध्यान रखने के लिए नहीं है। अगर ऐसे में बच्चा दिव्यांगजन है तो और भी हमारे लिए कंसर्निंग है, हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे लीगल गार्डियनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जहाँ पे क्या है कि अगर इसका बेसिकली मतलब यही है कि आप एक गार्जियन अपॉइंट करते हैं कि आपके बाद बच्चे का ध्यान रखना, उसके पर्सनल और फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं वो लेना, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो इंसान को अपॉइंट करने के लिए पूरा प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं लीगल गार्डियनशिप वाला। तो जैसे इसमें लिखा है, लीगल गार्डियनशिप है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग लीगल गार्जियन टू द PWD whose authority to make decisions and financial to बच्चे के लिए। अब इसमें ये भी चीज होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनके पास ये ऑप्शन होता है पिक करने का कि वो किसको बनाना चाहते हैं बच्चे का गार्डियन, लीगल गार्डियन। तो इसके लिए यही है कि इसमें जैसे ऑप्शंस दिए हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो खुद अपने आप चयन कर सकते हैं, एक तो। दूसरा चीज, सिबलिंग्स जो भाई बहन है दिव्यांगजन के, उसको लीगल गार्डियन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसे भी केसेस सुने जहाँ पे बच्चे का कोई रिलेटिव्स या पेरेंट्स भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है लीगल गार्डियनशिप में। तो ये एक एडप स्कीम यही होती है कि एड्स और अप्लायंसेस
जो भी हैं, जितने भी एड्स और अप्लायंसेस हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे 1 लाख का कवर करती है वो, जैसे इसमें बताया। साथ ही जो जितने भी, जैसे स्पेशली ये लोकोमोटरी डिसेबिलिटी जो होती है और सीपी होता है और हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके लिए जितने भी असिस्टेंस और एड्स लगते हैं, जैसे लोकोमोटरी के लिए चाहे व्हील चेयर हो गया, चाहे वो असिस्टेंस, हियरिंग असिस्टेंस के लिए मशीन हो गई, कान की मशीन, उस तरीके से जितने भी असिस्टेंस और एड्स हैं, उसके लिए जितना भी मशीन के लिए पैसा लगता है या जितना भी कवर होता है, वो ये अडिप स्कीम कवर करती है, उसका खर्चा अडिप स्कीम उठाती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो यही चीज है कि जो सैलरी है मंथली वो 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जैसा लिखा है कि जो सैलरी है वो 15,000 सैलरी है तो पूरी तरीके से कवर करती है इस स्कीम के अंडर। तो वो पूरी तरीके से उसका जो कॉस्ट है उस मशीन की या उस व्हील चेयर की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उनकी कॉस्ट है वो पूरी तरीके से ये एडिप स्कीम के अंडर आती है, तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर 15 से 20,000 मंथली इनकम है तो 50% कॉस्ट वो लोग कवर करते हैं, 50% आपको देनी होती है। तो ये एक स्कीम है जिसके अंडर आप जो असिस्टेंस है वो भी ले सकते हैं। और साथ ही इसके लिए सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी यही, जैसे मैंने बताया कि 20,000 मंथली इनकम होनी चाहिए। और आप इसकी इंफॉर्मेशन सीआरसी द्वारा भी ले सकते हैं, वो भी काफी काम करती हैं इनके बारे में, तो काफी इंफॉर्मेशन है, सो वहां ले सकते हैं और आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, ट्रैवल की जो मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से दिव्यांगजन के लिए ऐसे कंसेशंस अवेलेबल हैं जहां पे वो रेलवेज बस में रिजर्व सीट्स होती हैं, उनके जो टोटल फेयर है टिकट में उतनी कितनी उसमें कितना कंसेशन मिल सकता है उसके बारे में है। तो ट्रैवल कंसेशंस सबसे बड़ा मैं ये बताना चाहूंगी, इसका एक ड्रॉबैक मान लीजिए कि जो ट्रैवल जो रेल यूनिट है वो अभी भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को फॉलो करती है, जिसके अंतर्गत सिर्फ 7 ही डिसेबिलिटी कवर होती हैं। अगर अभी दिव्यांगजन उस डिसेबिलिटी के कैटेगरी के अंडर आता है तभी वो स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही जब हम जाके विंडो टिकट लेते हैं उसके साथ एक फॉर्म आता है, तभी हम इसके लिए कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन बुकिंग करें तो ये लागू नहीं होता है। तो जैसे इसमें लिखा है पीडब्ल्यूडी जो है वो एंटाइटल्ड है 50 to 75% ऑफ कंसेशन बस और ट्रेन टिकट्स में, डिपेंडिंग ऑन कोच और क्लास। और साथ ही जो कंसेशन है वो एस्कॉर्ट के लिए भी, जो साथ में उनके साथी होते हैं, जो साथ में लेके जाने के लिए भी कंसेशंस है दिव्यांगजन के साथ, चाहे वो गार्जियन हो चाहे पेरेंट हो, वो किसी एक एस्कॉर्ट के लिए भी 25% की छूट मिलती है उनके रेलवे टिकट पे। तो ये तो कुछ टिकट्स के बारे में, कंसेशन के बारे में हो गई। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे बस जो भी टोटल फेयर होता है वो राज्य से राज्य, स्टेट से स्टेट भी डिफर करता है, उनके जो कंसेशन रेट्स हैं, जो परसेंटेज हैं, तो वो आप अपने राज्य में पता कर सकते हैं कि आपके क्या परसेंटेज पे छूट मिल सकती है। और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि दिव्यांगजन की कौन सी डिसेबिलिटी है और कितने प्रतिशत की है, उस पे भी डिपेंड करता है। जी, लास्टली मैं इनकम टैक्स के बारे में बताना चाहूंगी। आयकर विभाग में भी काफी छूट है दिव्यांगजन और उनके माता पिता के लिए। तो सबसे पहले तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अभी एट दिस पॉइंट जो भी सैलरी में उनका इनकम टैक्स, उनकी करंट सैलरी में इनकम टैक्स अगर पेएबल है, अगर इनकम टैक्स कट रहा है, वही सिर्फ जो लोग अभी भी इनकम टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी पे, उनके लिए ही एलिजिबल है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर दिव्यांगजन खुद एम्प्लॉय है तो उसके लिए 80U फॉर्म जिसमें लिखा है वो 80U फॉर्म के लिए एलिजिबल है, योग्य है। और अगर दिव्यांगजन जो है वो डिपेंडेंट है, वो पेरेंट पे या केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, तो 80DD फॉर्म जो है वो फिल किया जा सकता है। दोनों में ही ये रियायतें हैं कि 40 to 80% ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो अगर उतनी प्रतिशत की डिसेबिलिटी है तो 75,000 डिडक्शन होता है, और अगर 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख का डिडक्शन है। तो ये फॉर्म 2 है पर उसमें रियायतें तकरीबन सेम ही है। जी
जी, इसी के साथ जो स्कीम्स के बारे में मैंने बात की और जितनी भी प्रोसेस के बारे में बात की, मैं बिलीव करती हूँ कि आपको समझ में आया, और मैं इनफैक्ट कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है इस बारे में जो मैंने बताया, और मैं आशा करती हूँ जितना मैंने आज शेयर किया वो आप सभी को समझ में आया हो, और कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली हम अटेंड करेंगे और सीआरसीज भी सपोर्ट करेंगी। तो जी केशव जी, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया पूर्णिमा, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी कि किस तरह से जो एक सरकार की तरफ से राइट्स अधिकार दिया जाता है एक माता पिता को जो दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उन्हें, और जब हम समावेश, भारत सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हम एक समावेश समाज का निर्माण कर सके, और उसमें अधिकार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार देके उन्हें सभी तरीके से कंधा मिलाकर चलने के लिए भारत सरकार उन्हें ताकत प्रदान करती है, और हम सभी यही चाहते हैं कि हर एक पर्सन के आप उतना ही सभी चीजों में महत्व रखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी, खास करके लीगल गार्डियनशिप, वो भी बहुत बेहतरीन था कि किस तरह से एक माता पिता की चिंता होता है कि उन्हें मतलब अपने बच्चे के भविष्य को लेकर काफी कंसर्न रहती है, तो लीगल गार्डियनशिप किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन शिक्षा में उन्हें मदद मिल सकती है, ट्रेवलिंग में जैसे हम यात्रा करते हैं तो हमें कुछ हेल्प चाहिए होता है, उसमें किस तरह से हमें गवर्नमेंट मदद करती है, किस तरह से थेरेपी में जब बच्चे को थेरेपी दी जाती है, अलग अलग तरह के थेरेपी होते हैं, कॉस्ट अलग अलग होते हैं, और भारत जैसे विकासशील देश में हमें जरूरत है कि हमें भारत सरकार इस चीज में भी हेल्प करे। तो जो विभिन्न तरह की जो सुविधाएं भारत सरकार देती है, और ये सब तरीके से बस एक ही चीज, एक ही एम है कि सभी लोग समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चले, और उन्हें जो भी बैरियर है, जो भी कठिनाइयां है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, उसको हटा के उन्हें आगे के लिए हम मौका दें, प्रेरित करें, वो आगे आए, आगे चले। तो थैंक यू एवरीवन, और आप सभी जुड़े रहे इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी पेरेंट्स के लिए कंसर्न होता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, कुछ भी अगर उन्हें पूछना होता है वो हमें डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जल्द ही अपने वेबसाइट को, हमें बताने में ये खुशी हो रही है कि हम जल्द ही अपने वेबसाइट को हिंदी में भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक हिंदी राष्ट्र में रहते हैं, और यहाँ अत्यधिक संख्या में, जनसंख्या में लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में उन्हें समझ आती है। तो हम जल्द ही हिंदी में वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, और जैसा कि आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप ये 8444848996 पे कॉल कर सकते हैं, या आपको आस पड़ोस या कोई भी लगता है कि उन्हें अपने बच्चे में कुछ शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, या उन्हें कोई चिंता हो रही है अपने बच्चे के विकास को लेके, या उन्हें कुछ जानकारी चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सीआरसी गोरखपुर का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें ये मंच देने के लिए, एक जागरूक करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मिस पूर्णिमा एडिन मैडम ने बहुत सारी जानकारियों को प्रदान की, जिसमें हम यूडीआईडी कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और किन लोगों को आवश्यकता होती है यूडीआईडी कार्ड बनवाने की, या अन्य जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमारे दिव्यांग जनों की एवं दिव्यांग जनों के जो स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, इस दिशा में उन्होंने विस्तार रूप से बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। और आपने भी सर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नई दिशा द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं उस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान की। साथ ही साथ हमारे साथ उड़ान से भी मैडम जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि उनका सेंटर कौन कौन से किस तरह के 4 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारे जो भी अभिभावक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार की जानकारियां विशेष रूप से यहाँ पे प्राप्त की। इस हेतु सीआरसी गोरखपुर परिवार आपका विशेष रूप से आभारी है। और चूंकि कार्यक्रम हमारा अपने निर्धारित समय पर चल रहा है, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय सहयोगी श्री नागेंद्र पांडे सर,
तो बहुत सारे हमारे अभिभावकों के कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, 2-4 प्रश्न। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो हम ऑनलाइन के माध्यम से आपसे लेंगे, अन्य माध्यमों से लेंगे, ईमेल के माध्यम से लेंगे, लेकिन वर्तमान में 2-4 प्रश्न हमारे हैं जो कुछ अभिभावकों ने हमसे पूछे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें प्रश्नों के संभावित उत्तर मिल जाए। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री नागेंद्र पांडे सर को आप आए और हमारे महत्वपूर्ण वक्तागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कुछ प्रश्नों को यहाँ जरूर लें। श्री नागेंद्र पांडे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज मिल रही है राजेश जी? आज इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर द्वारा आयोजित आज इस महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी प्रतिभाग कर रहे हमारे सीआरसी गोरखपुर के आज इस वेबिनार के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज हमारी अभिभावक सीरीज की 149वीं श्रृंखला है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो कैसे यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाए, इस विषय पे फोकस्ड है। मैं प्रश्न तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, पर मैं प्रश्न एक लेना चाहूंगा मिस पूर्णिमा मन से। एक अभिभावक ने पूछा है कि स्वावलंबन की साइट पे जाने के उपरांत हाउ टू अप्लाई यूडीआईडी कार्ड। जरा सा मैम आप एक बार पुनः मुद्दे पर फोकस करें कि हम स्वावलंबन की साइट पे जाने के पुनः तक उसके साथ जो है हम कहाँ पे कैसे क्लिक करें जिससे हम पेज खुले और हम उसे आवेदन कर सकें। आदरणीय पूर्णिमा मैम। जी जितना मैं समझ मैम आप क्या मुझे सुन? जी प्रश्न ये है कि आप चाहते मैं एक बार स्टेप्स फिर से बता दूं स्वावलंबन वेबसाइट रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमला को हम एक बार फिर से उस स्लाइड पे चले जाएं जहाँ पे स्टेप्स बताए हैं। जी जैसे इसके पहले जो स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए हैं जी जैसे मैं एक बार फिर से स्वावलंबन वेबसाइट दिखती कैसे वो बताना चाहूंगी कि स्वावलंबन वेबसाइट एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। हाँ, तो जैसे आप www.swavlamban.gov.in पे जाते हैं तो इस तरीके का एक होम पेज खुलता है जिसमें राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे लिंक टू अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी एंड यूडीआईडी कार्ड, ये एक लिंक है जहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे जाके आपको एक फॉर्म खुलेगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम एक बार फॉर्म को भी देख सकते हैं प्लीज। जी, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल के आएगा जहां पे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, ये 4 तरीके सब सेक्शंस खुलेंगे। ये पूरा फॉर्म खुलेगा जहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल इन करनी है। जी हम स्टेप्स पे चले फिर। जी, तो जैसे मैंने आपको दिखाया स्वावलंबन वेबसाइट कैसे दिखेगी, होम पेज पे राइट साइड में जाएंगे, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा जहां पे 4 सब सेक्शंस होंगे, वो हमें फिल करने हैं। हमें साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जो दस्तावेज हैं, वो अपने रेडी रखने हैं। जिसका जो सबसे मैंडेटरी है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पिक्चर और सिग्नेचर। ये सब हम रेडी रखेंगे तो हम जैसे ही वो अपलोड करने के लिए बात करेंगे वहां पे हम अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही सब अपलोड करते हैं हम उसमें लास्ट में आता है सबमिट डिटेल्स, तो वो सबमिट डिटेल्स क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आप ये सब प्रोसेस कर रहे हैं तो जब आप डिटेल्स भरेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स, वहां पे अपना नंबर और आईडी संभाल के भरें, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे एनरोलमेंट नंबर हुआ, चाहे रिसीट हुआ, वो सब उसी पे आती है। तो ये स्टेप्स उस हिसाब से भरे जहां पे आपको लगता है कि हाँ आप अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स वाली स्लाइड पे आना चाहूंगी जहां पे वो लिखा है कि
अपलोड डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे इसमें लिखा है कि 4 जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसमें ये लिखा है कि किस फॉर्मेट में चाहिए और किस साइज में चाहिए। आप बिल्कुल असिस्टेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इससे किसी की, और इवन सीआरसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उसमें लिखा है कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होगा। तो हमारे पास ऑनलाइन भी आजकल कई वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको रीसाइज कर देते हैं, इस 10 to 100 KB के अंडर ही आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ फॉर्मेट और साइज का ध्यान रखना है, वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार आपने अपलोड कर दी और आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। जी, आई होप ये दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभिभावक ने पूछा है मैम कि सबमिट करने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट हमने स्कैन करके सबमिट किया, फॉर्म फिलअप करके कर दिया, उसके कितने दिन के बाद जो है हमें कार्ड की उपलब्धता हो पाएगी, उसका माध्यम क्या होगा, किस प्रकार से हम उसे प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में मैम आपका विचार थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, जैसे स्टेप्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, हम एक बार स्टेप्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन में आते हैं। उसमें जैसे इसमें बताया है कि जब आपका असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स सबमिट करके लगता है कि शायद वो मतलब वहां पे खत्म हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आपका सबमिट हो जाता है तो एक रिसीट आती है, उसमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स लिखे होते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स पे आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल वहां जाके बच्चे का असेसमेंट करवाते हैं, वहां से फिर जो आपका असेसमेंट होने के बाद सेंड हो जाता है, प्रिंट होने के लिए चला जाता है। उसके बाद जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिला है उससे आप ट्रैक कर सकते हैं और उसमें पता चल जाएगा कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस है वो कहाँ पहुंचा है, कब तक आपको मिलेगा और कब तक बन जाएगा। तो वो काफी डिपेंड करता है आपके असेसमेंट्स कब होते हैं और कब आपका प्रिंटिंग पे जाता है, उस हिसाब से आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे के गार्जियन ने, रानू ने पूछा है कि हमारे बच्चे को थेरेपी मिल रही है या थेरेपी के लिए हमें आए दिन घर से बाहर निकल के जाना होता है, निरामया योजना से हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैम कुछ प्रकाश डालें आदरणीय पूर्णिमा मैम। जी, निरामया कार्ड पे जी हम निरामया के थ्रू और टीम में से नई दिशा और उम्मीद में से किसी को भी ऐड ऑन करना है वो बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। इसके हिसाब से यही होता है कि जब आप निरामया हेल्थ स्कीम के बारे में बात करते हैं, आपको नेशनल ट्रस्ट जो वेबसाइट है वहां जाके एक हेल्थ कार्ड बनाना होता है। वो हेल्थ कार्ड जब बन जाता है, आप अप्लाई करते हैं, आप एनरोल करते हैं उसके लिए। जैसे ही वो हेल्थ कार्ड बनता है उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपके थेरेपी रिलेटेड बिल्स हो, चाहे आपके हॉस्पिटलाइजेशन हो। एक बार वो हेल्थ कार्ड बन जाता है तो उसके बाद ही आप चीजें क्लेम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चा है, आपने जैसे पूछा, उसमें उनका डायग्नोसिस सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर और ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर ही हो, या उसके साथ ही जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो होना चाहिए। ये 3 का होना या इनमें से किसी एक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। जी, साथ ही मैं चैट बॉक्स में निरामया स्कीम का वो लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से हर एक स्टेप्स के चीजें बताई गई है, तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स उनको भी एक्सेस करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न तो बहुत है, पर एक आध प्रश्न और है जो मैं हमसे लेना चाहूंगा। जैसे एक अभिभावक ने पूछा है कि लीगल गार्जियनशिप में जैसे पेरेंट्स को गार्जियन बनाने के लिए या तो सिबलिंग्स को या किसी रिलेटिव को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। एक गार्जियन ने सवाल खड़ा किया है या पूछा है कि जहां इस तरीके की समस्याएं बनी है कि सिबलिंग नहीं है या अपने रिलेटिव में से कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं है जो इस तरीके की चीजों को आत्मसात करे या उसे रिस्क ले, ऐसी दशा में क्या किसी तीसरे का प्रोविजन है स्कीम के तहत जिसे हम लीगल गार्जियनशिप के तहत अपॉइंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं?
जो सुन पा रही हैं? हेलो पूर्णिमा। हाँ जी, हाँ जी। लगता है उनका नेटवर्क में इशू हो गया होगा। क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं क्वेश्चन को, ताकि हाँ कुछ मदद कर सकें? सर पीयर्स को या रिलेटिव को अपॉइंट करने का प्रोविजन जैसा कि बताया गया है, हाँ। यदि ऐसी दशा में जहां दोनों की उपलब्धता न हो, क्या किसी तीसरे को अपॉइंट किया जा सकता है लीगल गार्जियन है? हाँ, जैसे कि आप सभी देख रहे ये हैं, सवाल है किसी अभिभावक का। जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हमारे सगा संबंधी होते हैं, उन्हें हम नियुक्त कर सकते हैं। और मैं साथ ही लीगल गार्डियनशिप को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं, मैं उसके लिए जो नई दिशा ने जो एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। और जो भी माता पिता, जो भी अभिभावक ने ये प्रश्न पूछा है, मैं चाहूंगा कि वो और अच्छे तरीके से इसको देखें, तो उन्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम किस तरह से वो लीगल गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके कानूनी रूप से देखभाल करता बन सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है कि लीगल गार्डियनशिप को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस पूर्णिमा। Purnima, could you please mention about the registered organizations also? If parents or extended family is not present, then okay, yeah, thank you. तो जैसे पूछा गया था सवाल में कि जितना मुझे समझ में आ रहा है उसमें ये बात हो रही है कि अगर हमारे पेरेंट्स या फैमिली में से कोई नहीं है बच्चे के लीगल गार्डियनशिप के लिए अपॉइंट के लिए, तो जैसे मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो कि इस पे काम करती हैं, और वो भी हम उन्हें भी एज अ लीगल गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। और जैसे कि केशव जी ने भी लिंक शेयर किया है, उसमें और डिटेल्स भी हैं, तो आप जाके बिल्कुल डिटेल्स देख सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी गोरखपुर द्वारा आयोजित आज से हमारे अभिभावक सीरीज की 149वीं श्रृंखला है, जो यूडीआईडी कार्ड पर फोकस थी कि हाउ टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ यूडीआईडी कार्ड एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज। इस विषय के सापेक्ष आपने या अभिभावक ने जो सवाल किए, बड़े ही सारगर्भित सवाल थे, बड़े ही महत्वपूर्ण थे, पर आज द्वारा जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उनके बीच साझा की गई। आप सभी को सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रश्नों की श्रृंखला अब यहीं पे समाप्त होती है। मैं माइक हैंड ओवर करता हूं कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय राजेश कुमार यादव जी, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को, कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आदरणीय राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही सारगर्भित रहा और कार्यक्रम में बहुत ही सुचारू ढंग से और सुविधापूर्ण और सरल शब्दों में हमारे वक्ताओं ने महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ कार्यक्रम में बहुत ही आदरणीय रिहैब प्रोफेशनल श्री जगदीश गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। हमारे साथ श्री कौशलेंद्र सर जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और तमाम रिहैब प्रोफेशनल जो देश के सुदूर इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ नई दिशा की डायरेक्टर मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। उम्मीद से हेड जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की दिशा में अग्रसर है, तो मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस संध्या सिंह मैडम, आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं सीआरसी गोरखपुर में। आप आए और हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। मिस संध्या मैडम। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। समिति क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम हाउ टू गेट यूडीआईडी कार्ड एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीएस। आज के इस कार्यक्रम के हमारे तीनों सम्मानित वक्तागण मिस पूर्णिमा मैम, पूर्णिमा एडी मैम, सोशल वर्कर नई दिशा हैदराबाद का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैम आपने बहुत ही सरल शब्दों में आज इस
बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया। उम्मीद है कि अपने अनुभव को साझा किया है। उम्मीद है सभी ने इसका लाभ उठाया होगा मैम। और हमारी दूसरी सम्मानित वक्ता मिस आमला जेम्स मैम है, सोशल वर्कर नई दिशा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे तीसरे सम्मानित वक्ता हैं मिस्टर केशव झा सर, साइकोलॉजिस्ट नई दिशा हैदराबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तीनों वक्तागण ने एजुकेशन, निरामय हेल्थ स्कीम, एडिप स्कीम, ट्रेवलिंग, थेरेपी एंड इनकम टैक्स में क्या छूट मिलती है, सरकार से क्या क्या लाभ मिलता है, इस विषय पर अपने अनुभवों को साझा किया। बहुत ही सरल शब्दों में अपने अनुभवों को साझा किया है सर। मैं तीनों सम्मानित वक्तागण का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे साथ से जुड़े हमारे निदेशक एवं मार्गदर्शक आदरणीय हिमांशु दास सर, NIPVD देहरादून एवं प्रभारी निदेशक CRC गोरखपुर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारा ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय रवि कुमार सर, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सहायक अध्यापक वाणी एवं CRC गोरखपुर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे समन्वयक आदरणीय राजेश कुमार यादव सर, पुनर्वास अधिकारी CRC गोरखपुर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चुना है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के सह समन्वयक आदरणीय नागेंद्र पांडे सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एंड सोशल एजुकेटर CRC गोरखपुर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही साथ कार्यक्रम में जुड़े CRC के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर। और इसी के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी प्रतिभागियों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि फीडबैक लिंक डाली जा चुकी है। आप सभी लोग कार्यक्रम में फीडबैक लिंक भरने के पश्चात ही कार्यक्रम सेलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात जो भी आपके प्रश्न है यदि आप हमें भेजेंगे तो उसे मेल से आपके जवाब भेज दिए जाएंगे और आप कार्यक्रम से लेफ्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।